आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है कि इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ओवरहेड इक्विपमेंट्स। तो ये जो ओवरहेड इक्विपमेंट्स होता है इसमें सबसे पहले है आपका कैटेनरी वायर। तो जो कैटेनरी वायर इसमें हम लोग देख लेते हैं डायग्राम में। तो ये जो टॉप का जो वायर जो दिख रहा है आपका, ये कहलाता है आपका कैटेनरी वायर। ये जो नीचे वायर है इसको बोला जाता है कांटेक्ट वायर। ठीक है। तो मेन पर्पस क्या होता है कि एक्चुअल में जो कांटेक्ट वायर होता है उसमें 25 केवी एसी सप्लाई उसमें फीड किया जाता है। जो कांटेक्ट वायर होता है इसके थ्रू हम लोग 25 केवी एसी सप्लाई देंगे और वहां से पेंटाग्राफ के थ्रू वो सीधा कहाँ पे जाता है, जो इंजन होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मेन इंजन, वहां पे वो सप्लाई जो है वो प्रदान की जाती है। तो कैटेनरी वायर क्या काम करता है? कैटेनरी वायर जो है एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है कांटेक्ट वायर के लिए। ठीक है। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि दिस इज एन ओवरहेड वायर ऑफ स्पेशल क्रॉस सेक्शन। द कांटेक्ट वायर इज सप्लाइड एट 25 kV AC 50 Hz सप्लाई। ठीक है। AC सप्लाई इज ट्रैक्ड फ्रॉम कांटेक्ट वायर बाय द पेंटाग्राफ। कि जो 25 kV AC मेन सप्लाई है वो कांटेक्ट वायर में फ्लो होगा। उसको सपोर्ट करने के लिए हम जो कंडक्टर यूज करते हैं वह कहलाता है कैटेनरी वायर। कैटेनरी वायर और कांटेक्ट वायर के बीच और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बने होते हैं सेम क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का, उसको बोलते हैं ड्रॉपर। ठीक है। तो आपको तीन चीज याद रखना है, कैटेनरी वायर, ड्रॉपर और मेन कांटेक्ट वायर। ठीक है। तो ये जो कैटेनरी वायर है इसको सपोर्ट करने के लिए और भी इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे आपका स्टे ट्यूब है, ब्रैकेट ट्यूब होता है, साथ ही साथ ये जो है स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म है। ये सभी का पर्पस क्या होता है कि उसको एक कांस्टेंट मेंटेन करना रहता है, क्योंकि जो कांटेक्ट वायर है वो कंटिन्यूअसली पेंटाग्राफ के टच में होता है और पेंटाग्राफ में जो है स्प्रिंग लगा होता है जो कंटिन्यूअसली टच में होना चाहिए किसके साथ, कांटेक्ट वायर के साथ। उसमें अगर थोड़ा सा भी गैप आ जाता है तो उस केस में वहां पे स्पार्किंग होने लगता है। ठीक है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए इसमें आपका स्टे ट्यूब लगा होता है और रजिस्टर आर्म भी होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये है इसके ओवरहेड इक्विपमेंट्स। उसके बाद है इसका न्यूट्रल सेक्शन। तो न्यूट्रल सेक्शन जनरली क्या होता है कि वो जो आपका मेन लाइन है 25 kV AC जिसमें कांटेक्ट वायर के थ्रू जो हम लोग सप्लाई करते हैं वो तो आपका फेस का काम करता है, लेकिन न्यूट्रल के लिए हम लोग जो रेल का जो पाथ होता है वो उसको एज अ रिटर्न कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है इंसुलेशन सेक्शन। इंसुलेशन सेक्शन डिफरेंट इंसुलेटर इसमें यूज किया जाता है ना, मेन सप्लाई सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे जो इंसुलेटर जो लगा हुआ है ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए जनरली इसको यूज करते हैं। The section insulator is the device along all the contact wires for the insulating two electrical elementary sections where the pantograph of the locomotive negotiate smoothly and maintenance of current continuity। ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स दिया गया है। ये इंसुलेटर सेक्शन है, इसको हम लोग देखे हैं जंपर। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी वायर। जो कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर है उसके बीच ये इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। साथ ही साथ एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन के लिए इसमें मेजरमेंट का काम ये करता है ना। इसके साथ इक्विपमेंट लगे होते हैं जो एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन के लिए इसमें लगाया जाता है। तो जंपर जस्ट लाइक ऐसा क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए एक वायर होता है यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। ये जंपर है। बूस्टर ट्रांसफार्मर। ठीक है। ये जो डायग्राम है इसमें आपको बूस्टर ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि जो मेन सप्लाई है 25 kV AC वो तो आपका फेस होता है। साथ ही साथ जो रिटर्न पाथ के लिए हम लोग रेल का जो पाथ होता है, जो पटरी है, वो ऐसा रिटर्न पाथ का काम करता है। तो पटरी के साथ में जो है वहां से जो करंट है वापस रिटर्न कैसे जाएगा,
तो उसके लिए ये जो है आपका बूस्टर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ये क्या करेगा, the catenary feeders to collect and return current from the rails and the earth through return conductor। तो ये एक्चुअल में काम क्या होता है इसका कि जो रेल से जो वापस रिटर्न जो करंट जाएगा उसको ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। इसका जनरली अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखेंगे तो ये 1:1 का होता है, लो इम्पीडेंस वैल्यू होता है इसका, है ना। ये जो आपका बूस्टर ट्रांसफार्मर है एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट को हैंडल करने की इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर स्मॉल डिस्टरबेंस हो रहा है, स्मॉल शॉर्ट सर्किट का केस होता है, तो उस केस में इसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो उस शॉर्ट सर्किट को सहन कर सके ना। इसका जनरली जो ट्रांसफार्मर, ये जो आपका बूस्टर ट्रांसफार्मर है, इसका अगर रेटिंग की बात करेंगे तो ये 100 से 800 केवीए का ये ट्रांसफार्मर होता है, और साथ ही साथ इसका जो करंट रेटिंग है वो 200 एम्पियर से लेके 800 एम्पियर तक ये अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये बूस्टर ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्या काम करेगा, ये रिटर्न करंट को कलेक्ट करके वापस फीड करता है कैटेनरी पे। ठीक है, और ये जो है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये नीचे जो है आपका रेल पाथ है ना, ये रनिंग रेल्स करके जो लिखा हुआ है ये एज ए रिटर्न कंडक्टर का काम करेगा। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न वायर, है ना। साथ ही साथ ये जो है 2 इंसुलेटर लगा होता है यहाँ पे, ये आपका पोल है। ठीक है, इस पोल के साथ में 2 इंसुलेटर है। ये पैरेलल रिटर्न पाथ है, ऊपर की ओर ये आपको दिया गया है पैरेलल रिटर्न पाथ। अब ये एक्चुअल जो कैटेनरी स्ट्रक्चर है वो आपको इस कलर, ये जो आपका जो ऑरेंज कलर के जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको दिख रहा है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं कैटेनरी वायर। ये जो कैटेनरी वायर है उसके साथ में ये जैसे आपका ये नाम लिखा हुआ है कैटेनरी, इसके साथ में जो नीचे जो लाइन लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बीच बीच में सपोर्ट करने के लिए इसको स्ट्रक्चर बना होता है, ये भी उसी सेम क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर होता है जिसके थ्रू कैटेनरी बना होता है। उसी क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर के थ्रू इसको बनाया जाता है ना, इसको बोलते हैं ड्रॉपर। ठीक है, और ये जो सबसे नीचे में जो आपको वायर दिख रहा है ये है कांटेक्ट वायर। इसमें हम लोग 25 kV AC सप्लाई करेंगे, और उसको वो पेंटाग्राफ जो होता है, जो मेन इंजन के दोनों साइड में एक मतलब 2 पेंटाग्राफ लगे होते हैं इंजन के फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। ये दोनों क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है। वो जो पेंटाग्राफ है वो स्प्रिंग के थ्रू ये जो कांटेक्ट वायर होता है इससे जुड़ा होता है। ठीक है, ताकि वो कंटिन्यू करंट को वहां से कलेक्ट कर सके। तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है जो आपको दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बूस्टर ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो रिटर्न जो पाथ है ये रिटर्न वायर से जो भी करंट रहेगा उसको वापस से बूस्ट करके सप्लाई में रिटर्न करता है, मतलब जस्ट ऐसा दोनों के बीच ये कंटिन्यूएशन का काम करेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ ओवरहेड सिस्टम, कि जो अपना जो ओवरहेड सिस्टम है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स है, कितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं वो सब के बारे में। तो ट्रैक्शन सिस्टम में जनरली जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 25 kV AC है ना, और इसका परमिसिबल लिमिट है 19.9 kV से 27.5 kV तक। इतना वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसमें हो सकता है, इतने वोल्टेज को बियर करने की इसमें क्षमता होती है। साथ ही साथ ट्रैक्शन का फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो ये 48.5 से 51.5 के बीच इसमें वेरिएशन हो सकता है, ये इसका परमिसिबल लिमिट है ना। बट एग्जैक्टली कोशिश होती है 50 हर्ट्ज उसको मेंटेन करने की, बट इतना वेरिएशन ये चल सकता है। इलेक्ट्रिक मतलब ट्रैक्शन जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं वो है 13.5 MVA का, ये ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 13.5 MVA, और ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस इसका है 5 और रेजिस्टेंस है 0.179 ओम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब इसके बाद है पावर सिस्टम इंस्टॉलेशन, कि इसमें सबस्टेशन के बारे में बताया जाए है। तो 25 kV जो AC सिंगल फेज है इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो फॉर
traction substation, the incoming EHV supply is 220/132/110/66 kV। मतलब सीधे सीधे की बात है कि 220 kV सप्लाई है, उसको 132 kV में स्टेप डाउन करेंगे, फिर 110 kV में, फिर 66 kV में। अब ये जो आपका 66 kV है वो क्या होगा कि 66 kV का जो सप्लाई है उसको ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग 25 kV AC में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कितने में कन्वर्ट करेंगे? 25 kV AC में ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के थ्रू, और उसको हम लोग फिर फीड करते हैं कंडक्टर पे। ठीक है, ओवरहेड जो कंडक्टर है, कॉन्टेक्ट वायर है, वहां पे उसको 25 kV AC से अप्लाई किया जाता है। अब ये जो आपका ट्रैक जो स्पेसिंग है सबस्टेशन की, इंटरमीडिएट जो सबस्टेशन इसमें हम लोग लगा रहे हैं, ये जो है डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक के ऊपर, मीन्स लोड के ऊपर। ठीक है, तो जनरली ये जो सबस्टेशन होता है वो 30 to 40 किलोमीटर पर ये लगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सबस्टेशन है। सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ठीक है, to facilitate the extension of the traction power from one feed zone to half of the adjacent feed zone during emergency। पैरेललिंग जनरली आपको पता है कि क्या होता है, इमरजेंसी केस में अगर कहीं पे फॉल्ट आ जाता है तो उस केस में सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हम लोग पैरेललिंग पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है उसमें जनरली 2 ट्रांसफार्मर यूज करते हैं कि इमरजेंसी केस में वन ट्रांसफार्मर अगर फेलवर हो जाता है तो अदर ट्रांसफार्मर से उसको यूटिलाइज किया जा सके ताकि उसकी सिस्टम रिलायबिलिटी है वो मेंटेन रहे। कैपेसिटी इसका है 20,000 kVA, मीन्स वही आपका 20 MVA, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फुल लोड 25 kV AC, प्रीफर्ड 0.9 इसका पावर फैक्टर है। तो ये आपका पावर ट्रांसफार्मर है। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर ये इसका मेन कंपोनेंट होता है। ये एक्चुअल में इसको हम लोग लगाते किस लिए हैं कि फॉल्ट कंडीशन पे ये ऑटोमेटिकली सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। ये एक्चुअली रिले के साथ में कनेक्टेड होता है कि कहीं पे भी फॉल्ट आ जाने पर रिले उसको सेंस करके सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है और फिर सर्किट ब्रेकर उस सर्किट को, फॉल्टी जो सर्किट है उसको ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सर्किट ब्रेकर है ऑटोमेटिकली भी वर्क करता है और साथ ही साथ मैनुअली भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो जनरली जो ट्रैक्शन सबस्टेशन है इसमें 3 प्रकार के सब सर्किट ब्रेकर्स हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे हम लोग जो डबल पोल की बात करेंगे और सिंगल पोल की बात करेंगे, तो डबल पोल में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर या SF6 सर्किट ब्रेकर ज्यादातर उसमें यूज होता है। साथ ही साथ जैसे हम लोग सिंगल पोल जो सबस्टेशन होता है वहां पे MOC, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 या फिर वैक्यूम ट्यूब जो सर्किट ब्रेकर है वो जनरली यूज किया जाता है ट्रैक्शन सबस्टेशन के लिए। ठीक है, इक्विपमेंट एट स्विचिंग सेक्शन, है ना। तो स्विचिंग सेक्शन है, वहां पे आपका लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो लाइटनिंग इंपल्स है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है टू प्रोवाइड ऑल द पोस्ट एंड आल्सो सर्टेन इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑफ जो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना। तो एक्चुअली ये जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है ये इसका पर्पस क्या होता है, बैटरीज वगैरह को जो चार्ज करने के लिए, साथ ही साथ जो है लाइटनिंग पर्पस के लिए इसको लगाया जाता है ना। तो ये आपका ऑक्सिलरी इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सिलरी जो ट्रांसफार्मर है वो बीच बीच में लगा होता है लाइटनिंग पर्पस के लिए, साथ ही साथ अदर बैटरीज को जो है चार्ज करने के लिए। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है PTs, ताकि डिफरेंट सबस्टेशन का जो सप्लाई है उसको सेम मेंटेन किया जा सके, है ना। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को चेक करता है अपन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो डिफरेंट जो सबस्टेशन है उसका सेम वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन रहे उसको चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। बुकोल्ज रिले जनरली जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लगा होता है बुकोल्ज रिले, ये एक गैस ऑपरेटेड रिले होता है।
फॉल्ट कंडीशन पे ये बुकोल्ज रिले जो है ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। कंट्रोल इक्विपमेंट्स तो जनरली जो है रिमोट कंट्रोल सेंटर होता है इसमें ट्रैक्शन सिस्टम के केस में। रिमोट कंट्रोल सिस्टम इज सेट अप near the traffic control office on each division having electric traction to work in close liaison with the traffic control, है ना। तो इसमें जो आपका कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं, इसमें जो आरसीसी जो होता है रिमोट कंट्रोल जो सेंटर होता है, वहां पे इक्विपमेंट रूम होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का रूम होता है, रिमोट कंट्रोल लेबोरेटरीज होता है, बैटरी रूम्स होता है। तो यहाँ पे जो रिमोट कंट्रोल जो सेंटर होता है वहां से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक साथ ऑपरेट होता है, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल जो इक्विपमेंट्स हैं मुख्य रूप से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ FMVFT बोलते हैं। ये बहुत पुराना सिस्टम है, जनरली ये आजकल यूज नहीं होता है। 1980s के जमाने में इसको यूज किया जाता था। और मेन जो अभी सिस्टम जो यूज होता है वो है आपका स्काडा सिस्टम, है ना। स्काडा फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल दोनों पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। यूपीएस एंड बैटरी एट आरसीसी रिमोट कंट्रोल रूम में यूपीएस और बैटरीज जो है लगे होते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन पे अगर फेल हो जाता है सप्लाई तो उस केस में यूपीएस से सप्लाई जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये लास्ट कंपोनेंट है पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि ये एक्चुअल में क्या करता है, जो 25 केवी एसी जो लाइन है, मतलब जो मेन जो सप्लाई लाइन है वहां से सप्लाई को ये कहाँ प्रोवाइड करता है, मेन इंजन पे ना। ये जो आपका पेंटाग्राफ है ये आपका मेन कांटेक्ट वायर है, यहाँ से ये सप्लाई को लेगा इस तरीके से ये जो अंदर जो सिस्टम होता है आपका मेन जो इंजन है वहां तक ये पहुंचाने का काम करता है करंट को। मतलब पेंटाग्राफ जस्ट लाइक ऐसा करंट कलेक्टर होता है, ठीक है। Pantograph is a current collecting device which is mounted on both end of the locomotive roof। जो आपका लोकोमोटिव का रूफ होता है उसके दोनों एंड पर ये ओवरहेड पेंटाग्राफ जो है ये लगा होता है ना। इसकी कैपेसिटी जो होती है डिफरेंट स्पीड पे, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन पे या विंड कंडीशन पे ये स्मूथली ऑपरेट होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो है पावर सप्लाई है वो इसी के थ्रू ही नीचे सिस्टम को मिलता है। तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो सिंगल फेज सिस्टम ही यूज करते हैं। नीचे जो है एक कैंडो सिस्टम लगा होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में, वो क्या करता है उस सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग ट्रैक्शन मोटर्स के ऊपर। अगर 3 फेज मोटर लगा हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग 3 फेज सप्लाई उसको यूज करते हैं। जैसे हाई हिल एरियाज जहाँ पे होता है लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के साथ 3 फेज इंडक्शन मोटर वहाँ पे यूज करते हैं। या फिर जनरली सामान्यतः हम लोग डीसी सीरीज मोटर जहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो आपका 25 केवी एसी सिस्टम है इसको हम लोग स्टेप डाउन करके उसको डीसी में कन्वर्ट करके जो डीसी ट्रैक्शन मोटर है उसको सप्लाई करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो आपका लास्ट में एक पीपीटी बजिया था ट्रैक्शन मोटर में डीसी सीरीज मोटर है, इसका रेटिंग इसमें बताया गया है 285 वोल्ट, करंट है 980 एम्पियर, स्पीड है 360 आरपीएम, ठीक है। तो ये डीसी सीरीज मोटर ये आप देख लीजिए, इस तरीके से ये दिखता है जो ट्रैक्शन मोटर में इसको यूज किया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।